Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 9 of chapter 3 first year computer science new syllabus. स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एल्गोरिदम के बारे में और एल्गोरिदम्स की जो एफिशिएंसी है जो कम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी क्लासेस को भी डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एल्गोरिदम एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एल्गोरिदम सब्जेक्ट के एनालिसिस किस तरह से हम करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक इसमें इस्तेमाल होती हैं और एल्गोरिदम के एनालिसिस से हमें क्या चीज़ जो है वो बेनिफिशियल मालूम पड़ती है और जो है वो किस तरह का एल्गोरिदम हम एनालिसिस के बाद सिलेक्ट करते हैं। ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़िए, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एल्गोरिदम एनालिसिस क्या है या एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम क्या है। स्टूडेंट्स, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम एक पूरा सब्जेक्ट है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे चूंकि ये मुख्तसर एक टॉपिक है हमारे चैप्टर 3 का, तो हम इसको जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे, हम ज़्यादा डेप्थ में या डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एल्गोरिदम एनालिसिस का मतलब ये है कि आप किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को प्रिडिक्ट करें। आप एल्गोरिदम जब बना रहे हैं, जब आपने एक एल्गोरिदम डेवलप कर लिया है, तो बजाय इसके कि आप उसको जो है वो डायरेक्टली रन करना शुरू कर दें, आप पहले उसकी एफिशिएंसी को मेयर करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि ये कितना एफिशिएंट एल्गोरिदम है। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या एल्गोरिदम एनालिसिस। एल्गोरिदम एनालिसिस का मतलब ये होता है तज्जिया करना किस चीज़ का, उसको डिटेल में जो है वो देखना। तो एल्गोरिदम एनालिसिस से हम उसका एफिशिएंसी के लिहाज से तज्जिया कर रहे होते हैं कि कोई भी एल्गोरिदम कितना फास्ट है या कितना स्लोअर है। इसमें दो चीज़ें हम जो हैं उनको मेयर करते हैं, टाइम को और स्पेस को। टाइम का मतलब ये है कि एल्गोरिदम एनालिसिस में हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि ये एल्गोरिदम कितना टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा, इसको सीपीयू का कितना टाइम रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, यानी कि ये स्पीड कितनी के साथ काम करेगा। और दूसरे जो है वो स्पेस, यानी कि इस एल्गोरिदम को मेमोरी कितनी चाहिए, कितनी स्पेस ये जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो ये मैक्सिमम कितनी स्पेस या मिनिमम कितनी स्पेस ये जो है वो ऑक्यूपाई करेगा इन रैम के अंदर। क्योंकि जो भी एल्गोरिदम रन हो रहा होता है वो उस वक्त रैम के अंदर लोडेड होता है प्रोग्राम, और उसका सारा डाटा भी वहां पे आ रहा होता है। तो इसलिए स्पेस को भी मेयर करना जरूरी है ताकि हमें ये आइडिया हो कि ये स्पेस कितनी लेगा। और अमूमन जो है टाइम और स्पेस के अंदर ट्रेड ऑफ होता है। अगर कोई एल्गोरिदम, कई दफा ऐसे एल्गोरिदम होते हैं एक सेम प्रॉब्लम के कि एक के अंदर टाइम ज्यादा लग रहा होता है, स्पेस कम जो है वो ले रहा होता है वो एल्गोरिदम, और दूसरा एल्गोरिदम होता है वो टाइम कम ले रहा होता है लेकिन स्पेस ज्यादा ले रहा होता है। तो ये ट्रेड ऑफ होता है दोनों में। तो हम फिर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अगर हमारे पास स्पेस कम अवेलेबल हो तो फिर हम कम स्पेस वाले एल्गोरिदम को चूज करते हैं, टाइम चाहे ज्यादा भी लग जाए। तो बहरहाल एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में दो चीजें मेयर की जाती हैं, टाइम यानी कि कितनी स्पीड से वो एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा, और स्पेस कितनी मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा। और ये जब हमें मालूम पड़ जाता है पहले ही कि कोई एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है, कि वो कितना स्पीड उसकी क्या है और मेमोरी कितनी ले रहा है, पहले से हमें पता चल जाता है, तो फिर हम डिफरेंट एल्गोरिदम को कंपेयर कर लेते हैं और उनमें से बेस्ट एल्गोरिदम जो हमें सूट कर रहा होता है। क्योंकि कई दफा हमें स्पेस के ऊपर जो है वो स्पेस कम होती है अवेलेबल, तो हम उसका जो है वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। टाइम के ऊपर का टाइम ज्यादा भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वहां पे हमें टाइम जो है वो मिनिमाइम करना होता है, स्पेस चाहे हमारे पास जो है वो ज्यादा भी वो एल्गोरिदम ऑक्यूपाई कर ले। तो ये इस चीज को फिर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में चूंकि हमारे पास सारी चीजें आ जाती हैं वाजिया होके, तो फिर हम उस बुनियाद के ऊपर एल्गोरिदम्स को कंपेयर करने के बाद बेस्ट एल्गोरिदम जो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक बेहतरीन लगता हो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इसका हमें फ़ायदा होता है कि हम पहले से ही बेस्ट एल्गोरिदम जो है वो सिलेक्ट करने की पोजीशन में होते हैं। अगर हमें मालूम हो पड़ जाए कि कोई एल्गोरिदम
कितना टाइम लेता है और कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी वो कितना एफिशिएंट एल्गोरिदम है। तो सबसे पहले टाइम कम्प्लेक्सिटी, चूंकि दो चीजें हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या एल्गोरिदम एनालिसिस में देखते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी ये है कि कोई भी एल्गोरिदम कितने टाइम लेगा टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, यानी कि उसका रन टाइम कितना होगा, और दूसरी साथ बात यह है कि उसका रन टाइम किस तरह से ग्रो करेगा जब आपके इनपुट की साइज जो है वो इंक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज होती जाती है, ज्यादा डाटा आ रहा है, तो उसकी जारी बात है प्रोसेसिंग करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी में हम ये देखते हैं कि जब इनपुट या डाटा उस एल्गोरिदम का जिसके ऊपर उसने प्रोसेसिंग करनी है वो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो टाइम उसके लिहाज से किस तरह से ग्रो करता है, किस स्पीड से रन टाइम जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी हमें ये चीज शो करती है कि आपकी अगर इनपुट साइज इंक्रीज होगा तो विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज रन टाइम किस तरह से ग्रो करेगा। एग्जाम्पल लें, अगर आपके पास 10 नंबर हैं, उनको आपने सॉर्ट करना है तो आप क्विकली कर लेंगे, लेकिन अगर 1 मिलियन आपके पास नंबर्स आ जाएं, 1 मिलियन नंबर आ गए हैं, उनको आपने सॉर्ट करना है तो जाहिर बात है टाइम उसके ऊपर ज्यादा लगेगा। तो आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह से हम जो है टाइम मुख्तलिफ जो है एल्गोरिदम का वो मेयर किया जाता है। इसके लिए हम बिग ओ नोटेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी को शो करने के लिए। बिग ओ नोटेशन क्या है? ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है जिसकी मदद से हम किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को प्रिडिक्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और बिग ओ नोटेशन वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो शो करती है। अपर बाउंड यानी कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा किसी एल्गोरिदम को, अगर आप टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ नोटेशन में डिनोट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो वो ये शो करेगी कि मैक्सिमम कितना टाइम इस इन एल्गोरिदम को रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीट इट्स प्रोसेसिंग, इट्स एग्जीक्यूशन। तो अपर बाउंड या वर्स्ट केस का मतलब ये है, ठीक है। तो वर्स्ट केस यानी मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, और इसकी मदद से आप बिग ओ नोटेशन का फायदा ये होता है कि आप मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स को बड़ी ही आसानी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। 4 इसकी कॉमन टाइप्स हैं, बिग ओ 1, बिग ओ एन, बिग ओ एन स्क्वायर एंड बिग ओ लॉग एन, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इसकी 4 मुख्तलिफ नोटेशंस आ गई। बिग ओ 1, बिग ओ, ये जो ओ लिखा हुआ है ये चूंकि कैपिटल है तो इसको हम बिग ओ पढ़ेंगे, बिग ओ आगे 1, बिग ओ 1 इसको पढ़ेंगे। बिग ओ 1 इसका मतलब है कि कांस्टेंट टाइम, टाइम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आपका इनपुट साइज जो है वो कितना ही इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये सेम टाइम लेगी, चाहे आपके पास थोड़े एलिमेंट हैं, थोड़ी इनपुट है, छोटी इनपुट है, थोड़ा डाटा है या बहुत ज्यादा डाटा है, इनपुट साइज बहुत ज्यादा हो गया है, फिर भी टाइम दोनों केसेस में सेम ही रहेगा। फिर इसकी परफॉर्मेंस, इसका मतलब है कि वो फिक्स रहती है, और ये सबसे फास्टेस्ट जो है वो एल्गोरिदम होते हैं जिनमें टाइम कांस्टेंट रहता है, यानी कि जिसको हम बिग ओ 1 एल्गोरिदम कहते हैं। वो सबसे, जिसकी कम्प्लेक्सिटी बिग ओ 1 होगी, वो सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिदम कंसीडर होंगे। इसके अगर एग्जांपल लें तो एक्सेसिंग द 5th एलिमेंट इन अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर आपने 5वां एलिमेंट निकालना है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 10 रिकॉर्ड हूं, 10 एलिमेंट हूं लिस्ट के अंदर, या आपके पास 1 मिलियन एलिमेंट्स पड़े हुए हूं, टाइम सेम रहेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट जो है लिस्ट को उसके सबस्क्रिप्ट लगा के 5th एलिमेंट निकालना है, तो लिस्ट वेरिएबल का नाम साथ आप सबस्क्रिप्ट में 4 दे देंगे तो वो 5वां एलिमेंट आपको निकाल के दिखा देगा। ये हमने चैप्टर 2 के पाइथन वाले जो लिस्ट हैं वहां पे हमने देखा था कि हम किस तरह से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो ये बड़ा ही फास्ट एल्गोरिदम है, आप डायरेक्ट उस एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं। इसके बाद है बिग ओ 1, बिग ओ 1 यानी कि लीनियर टाइम। इसमें आपका टाइम डायरेक्टली ग्रो करता है विद द रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज, यानी कि अगर इनपुट साइज कम होगा तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा,
लेकिन अगर इनपुट साइज इंक्रीज हो जाएगा तो आपका जो है वो टाइम भी उसी के लिहाज से इंक्रीज होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। जितनी इनपुट साइज इंक्रीज होगा उतना ही टाइम इंक्रीज होगा। यानी कि अगर आपकी इनपुट डबल हो जाती है, फर्ज करो अगर आपके 10 स्टूडेंट हैं तो उनकी आपने आईडी चेक करनी है, तो जितना टाइम आपको लगा है, आपने पहले की चेक की, दूसरे की, तीसरे की, सो ऑन 10, तो जितना टाइम लगा है, अगर ये डबल हो गए हैं स्टूडेंट यानी कि 20 हो गए हैं तो टाइम भी आपको डबल लगेगा। तो लीनियर ग्रोथ इसको बोलते हैं कि जितनी इनपुट इंक्रीज होगी उतना ही टाइम भी जो है वो इंक्रीज होगा। तो इसके एग्जांपल में सर्चिंग फॉर अ स्टूडेंट आईडी इन अ लिस्ट ऑफ n स्टूडेंट। n स्टूडेंट है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है। 100 स्टूडेंट है फर्ज करो, तो उसमें से आपने कोई इसी एक स्टूडेंट आईडी को सर्च करना है तो आपको एक मखसूस टाइम लगेगा। मैक्सिमम आप 100 एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, 100 आईडी चेक करेंगे। अगर 200 हो गई हैं तो आपको 200 चेक करनी पड़ेंगी, 300 हो गई हैं तो 300 करनी पड़ेंगी। तो जैसे जैसे आपकी इनपुट इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपका साथ साथ जो है वो टाइम भी उसी लिहाज से इंक्रीज होता जाएगा। तो इसमें लीनियरली टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना वो हो रहा है इनपुट साइज इंक्रीज उसी रेट के साथ आपका रन टाइम भी इंक्रीज होता है। फिर है बिग O एन स्क्वायर, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टाइम। ये क्वाड्रेटिक टाइम है, इसमें क्या होता है, इसमें रन टाइम ग्रो करता है एज अ स्क्वायर ऑफ द इनपुट साइज, यानी कि जितनी इनपुट साइज है उसके स्क्वायर के लिहाज से आपका टाइम जो है वो ग्रो करता जाएगा। ये ज्यादातर जब नेस्टेड लूप लगते हैं, लूप के अंदर लूप लग रहा होता है, तो उस वक्त ऐसे एल्गोरिदम जिनमें नेस्टेड लूप लगा होता है उनका जो टाइम है क्वाड्रेटिक टाइम वो होता है, यानी कि वो बिग O एन स्क्वायर में होते हैं। और जिनमें सिंगल लूप होता है वो सारे के सारे बिग O एन में होते हैं। इसमें अगर हम देखें कि कंपेयर ईच स्टूडेंट विद एवरी अदर स्टूडेंट, आपके पास फर्ज करो 100 स्टूडेंट है और आपने एक स्टूडेंट को पकड़ के सारे स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया, फिर आपने दूसरे स्टूडेंट को पकड़ के दूसरे सारे स्टूडेंट्स जो है उनके साथ कंपेयर किया, फिर तीसरे को पकड़ा, तो हर दफा क्या होगा, 100 कंपैरिजन आपको एक स्टूडेंट के लिए करना पड़ेगा। और हर चूंकि 100 स्टूडेंट हैं तो 100 ज़रब 100 करेंगे तो ये 10,000 कंपैरिजन बनेंगे, और 100 का अगर आप स्क्वायर लें तो वो भी 10,000 ही बनता है। यानी कि अगर 10 होंगे तो जारी बात है फिर आपको 100 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो ये इस लिहाज से यानी कि ये हमेशा इनपुट के स्क्वायर के लिहाज से इंक्रीज होगा आपका रन टाइम। इसमें ये स्लो होते हैं कांस्टेंट टाइम से भी और लीनियर टाइम से भी। क्वाड्रेटिक टाइम वाला जो है ये स्लो होता है, यानी कि बिग O एन स्क्वायर जो है ये स्लो होता है। फिर बिग O लॉग एन होता है, ये लॉगरिथमिक टाइम है, ये स्लोली ग्रो करता है, टाइम ग्रोज वेरी स्लोली कंपेयर टू इनपुट साइज। तो लॉग एन जो है ये एन से भी, जो हमने लीनियर एक देखा था उससे भी स्लोली ग्रो कर रहा होता है। तो सबसे फास्टेस्ट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट टाइम है बिग O एन, सॉरी बिग O वन, उसके बाद बिग O लॉग एन है, फिर हमारे पास बिग O एन है और फिर हमारे पास बिग O एन स्क्वायर है। तो इसमें टाइम वेरी स्लोली एज कंपेयर टू इनपुट, क्योंकि आपने जो इनपुट साइज है जो एन है यहाँ पे वो इनपुट साइज को जो है वो डिनोट करता है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो एन का लॉग लेंगे तो जहरी बात है वो एन से छोटी वैल्यू वहां पे निकलेगी। तो ये ज्यादातर होता है जब आप डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम जो है वो कर रहे होते हैं, ये आगे चल के हम देखेंगे। इसमें बाइनरी सर्च वगैरह या गैसिंग नंबर बिटवीन 1 एंड 100, तो बाइनरी सर्च कर रहे होते हैं या आप नंबर गैसिंग की गेम बना रहे हैं तो वहां पे उसका रन टाइम ऐसे एल्गोरिदम्स का लॉग एन होता है। इसमें होता क्या, देखें लेट से आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जो कि गेम है छोटी सी, लेट से कि 1 से 100 तक नंबर गैस करो, तो यूजर ने जो है फर्ज करो 35 दे दिया, 35 दिया, आपने सीखा कि नहीं भाई ये नंबर जो है ये आपने छोटा दिया, इससे बड़ा नंबर है कोई, ठीक। अब ये पता चल गया कि पहले 35 तो डिस्कार्ड हो गए पहले ही चेक में। अब अगला जो है फर्ज करो वो 75 दे देता है, ठीक है। तो अब बाकी सारे भी जो है 75 से या वो बताएगा कि नहीं बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है, अगर बड़ा नंबर है तो बाकी रहेगा 25। तो इसी तरह से गैस करते जाएंगे। तो ये n 100 कंपैरिजन नहीं होंगे, बल्कि 100 से पहले ही ये 8-10 कंपैरिजन के अंदर जो है गेम खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से
आप हमेशा जो है जब भी एक स्टेप होता है तो उसमें आप उस रेंज को तकरीबन हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये जिसकी वजह से ये एफिशिएंट हो जाता है। बाइनरी सर्च में भी यही होता है कि ये हम आगे चल के देखेंगे बाइनरी सर्च किस तरह से एल्गोरिदम काम करता है, इसके ऊपर हमारा पूरा एक लेक्चर आ रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें ग्रोथ रेट को, तो बिगो 1 की अगर आप देखें तो जो फ्लैट लाइन है, ये इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है, ये टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो बिगो 1 में आप जितनी मर्जी इनपुट दे दें, आपका टाइम जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, वो कोई नहीं इंक्रीज हो रहा। लेकिन जब आप बिगो एन पे गए, ग्रोज स्लोली एफिशिएंट इवन फॉर लार्जर इनपुट, तो बिगो लॉगिन जो है उसमें ये देखें, ये आपकी येलो लाइन है और ये चल रही है, देखें बड़ी जैसे जैसे बड़ी भी अगर आपके पास आ रही है इनपुट तो उसके लिए भी ये एफिशिएंट ही है तकरीबन, लेकिन बिगो 1 जितना एफिशिएंट फिर भी नहीं है। फिर ग्रोथ जो एन है वो ग्रोथ स्टेडीली विद इनपुट साइज, ये एन है जो कि स्टेडीली उसी लिहाज से, यानी कि जिस रेट के साथ इनपुट इंक्रीज होती है उसी रेट के साथ टाइम जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक। लेकिन बिगो एन स्क्वायर जो है उसमें देखें इनपुट थोड़ी सी इंक्रीज हुई है और टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ये रेड लाइन शो कर रही है इसको। तो ये इन चारों बिगो नोटेशन जो है ये आपको बताएंगी कि कोई भी एल्गोरिदम जो है वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना टाइम ले रहा है फॉर लार्जर इनपुट एंड फॉर स्मॉलर इनपुट। तो इसके बाद दूसरी जो चीज है एल्गोरिदम एनालिसिस में जो हम डिस्कस करते हैं वो स्पेस कंप्लेक्सिटी है। स्पेस कंप्लेक्सिटी भी इसी तरह से है जैसे टाइम कंप्लेक्सिटी। टाइम कंप्लेक्सिटी में तो हम ये देखते हैं कि रन टाइम कितना है। स्पेस कंप्लेक्सिटी में हम ये देखते हैं कि जब एल्गोरिदम रन हो रहा था तो उसको अपना डाटा मैनेज करने के लिए, इनपुट मैनेज करने के लिए, उसको अपनी कैलकुलेशन करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए रैम के अंदर, तो ये मेमोरी को मेयर करता है कि हाउ मच मेमोरी एन एल्गोरिदम नीड्स। तो टाइम जिस तरह से इंक्रीज होता है उसी तरह से मेमोरी जो है वो भी इनपुट साइज के साथ इंक्रीज हो सकती है। इसके भी उसी तरह से बिगो 1 स्पेस, बिगो एन स्पेस, बिगो लॉग एन स्पेस एंड बिगो एन स्क्वायर स्पेस। तो इसके भी वही बिगो नोटेशन में इसको भी हम जो है वो डिनोट करते हैं। इसमें अगर आप एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट जो है वो यूज करती है एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर टेम्परेरी अरेज, उसमें चूंकि टेम्परेरी अरेज जो है स्टोर करनी होती हैं। ये मर्ज सॉर्ट को हम आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट जो है वो लेस मेमोरी लेगी लेकिन टाइम उसमें ज्यादा लगेगा। अब ये बात है कि मर्ज सॉर्ट जो है उसमें टाइम कम लग रहा है लेकिन वो मेमोरी एक्स्ट्रा यूज कर रही है, जबकि इंसर्शन सॉर्ट जो है करती दोनों सेम ही काम है। यानी कि एक आपके पास कोई डाटा है उसको सॉर्ट कर देती है, उसकी तरतीब लगा देती है छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ। लेकिन मर्ज सॉर्ट जो है वो टाइम कम लेगी लेकिन मेमोरी जो है वो ज्यादा यूज कर रही होती है। इसका जो है वो अगर हम बात करें तो टाइम जो है इसकी बिगो एन लॉग एन होता है। और इंसर्शन सॉर्ट जो है वो मेमोरी बेशक कम उसको चाहिए लेकिन उसको टाइम ज्यादा चाहिए। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बिल्कुल टाइम कम्प्लेक्सिटी की तरह है। इसमें भी हम ये चीज मेयर करते हैं कि किसी भी एल्गोरिदम को कितनी मेमोरी चाहिए जब उसका इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा होता है, तो उससे उसको रिक्वायर्ड मेमोरी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा होता है। तो स्पेस और टाइम के दरमियान हमेशा ट्रेड ऑफ होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो अगर आप समराइज करें आज के लेक्चर को, तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में हम स्पीड और मेमोरी का यूज जो है किसी भी एल्गोरिदम का वो देखते हैं कि कोई भी एल्गोरिदम कितनी स्पीड के साथ एग्जीक्यूट होगा और वो मेमोरी कितनी यूज करेगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी में रन टाइम ग्रोथ को देखते हैं कि इनपुट साइज इंक्रीज होने के साथ साथ जो रन टाइम है एल्गोरिदम का, जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसका, वो किस तरह से ग्रो करता है। और बिगो नोटेशन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो को जो है वो डिस्क्राइब करती है कि कोई भी एल्गोरिदम मैक्सिमम कितना टाइम जो है वो एग्जीक्यूशन में लेगा। इसमें कॉमन जो है वो बिगो 1, बिगो एन स्क्वायर और बिगो लॉग एन है। बिगो 1 सबसे फास्ट, बिगो लॉग एन उसके बाद और फिर बिगो एन, और सबसे स्लोएस्ट जो है वो बिगो एन स्क्वायर है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी में हम मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, किसी एल्गोरिदम को मेमोरी कितनी चाहिए विद इंक्रीजिंग इनपुट साइज। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो कनेक्टेड रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।